चैप्टर 21 दिस इज़ एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जितनी भी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो रही होती है वो रेटिना के ऊपर फोकस होती है। रेटिना में कौन सी जगह होती है? मैक्यूला। मैक्यूला में हाईली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, रॉड्स और कोन्स, ठीक हो गया। वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है एंड दिस इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना। इसके ऊपर इमेज बनती है। इस मैक्यूला के अंदर फर्दर रीजन होता है फोविया, दैट इज़ इवन मोर स्पेशलाइज। इसमें कौन सेल्स और ज़्यादा होते हैं। और फोविया के अंदर फोवियोला होता है, शाइनिंग पिट होता है जो कि और ज़्यादा सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। और नैरोएस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नहीं होती, सिर्फ आसपास रीजन में कैपिलरीज होती हैं, ए वास्कुलर जोन होता है। तो जो भी लाइट हमारे पास इमेज बनेगी रेटिना में वो कहाँ बनेगी? हाईएस्ट कंसनट्रेटेड एरिया, दैट इज़ मैक्यूला। और मैक्यूला के अंदर फोविया या फिर फोविया के अंदर फोवियोला, इनमें से कोई भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो फोविया के ऊपर बनती हैं। और किस तरह बनती है, कौन सी दो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव पावर आई की कितनी है, वो कौन डिटर्मिन करता है? कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया जो है एंटीरियर 2/3 प्रोवाइड करता है, लेंस जो है वो 1/3 प्रोवाइड करते हैं। यानी मीन टू से कॉर्निया जो है 43 डायोप्टर्स दे रहा है और लेंस जो है वो बाकी 18 या 20 डायोप्टर्स दे रहा है, जिसकी वजह से टोटल जो है वो 59 डायोप्टर टोटल रिफ्रैक्टिव पावर बनती है, ठीक है। उसके बाद एक्सियल लेंथ होगी आई बॉल की, ये डिटरमिन करेगी। अगर तो लेंथ आई बॉल की लंबी होगी, आई बॉल लंबी होगी, आगे से भी लंबी और पीछे से भी लंबी, तो क्या होगी? इमेज जो होगी वो रेटिना के आगे बन जाएगी, रेटिना पे नहीं बनेगी। और अगर आई बॉल की लेंथ जो है वो छोटी हो गई है, ठीक है, तो जो इमेज रेटिना पे बनी थी वो अब रेटिना पे नहीं बनेगी, रेटिना के पीछे जाकर बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के भी पार बनेगी। तो अगर पार बन गई तो हाइपरमेट्रोपिया, और रेटिना से पहले बन गई तो मायोपिया। तो इन दो केसेस में दो दो चीज़ें हमारे पास डिटरमिन करती है, रिफ्रैक्टिव पावर कितनी है जो कि कॉर्निया और लेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक्सियल लेंथ आई बॉल की कितनी है। अगर ये दोनों होंगी तो हमारे पास इमेज जो होगी वो नॉर्मली रेटिना के ऊपर बनेगी। उसमें हमारे पास आता है ई मेट्रोपिक। ये हमारे पास ट्रू नॉर्मल कंडीशंस है जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की आई होती है। इसमें क्या होता है, जो पैरेलल रेज ऑफ द लाइट होती हैं इन्फिनिटी से आती हैं और अकोमोडेशन जो होती है हमारे पास रेस्ट में होती है, यानी आइज़ हमारी कन्वर्ज नहीं कर रही, लेंस जो है वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, स्फेरिकल नहीं है, नॉर्मल शेप में। और उसके अलावा जो प्यूपिल हैं वो कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये अकोमोडेशन स्टेट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक हो गया। तो जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो होंगी वो एंटर होंगी कॉर्निया से लेंस, और लेंस के बाद वो रेटिना के ऊपर मैक्यूला या फोविया या फोवियोला के ऊपर जो होंगी वो एक हमारे पास इमेज बनाएंगी, दिस इज़ ई मेट्रोपिक आई। और अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, यानी जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही हैं दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द लेयर ऑफ रेटिना वाइल अकोमोडेशन इज एट रेस्ट, वी कॉल इट एमेट्रोपिया। तो अगर रेटिना पे फोकस नहीं होंगी तो इसका क्या मतलब, या रेटिना से आगे फोकस हो जाएंगी या रेटिना से भी पार पीछे करके फोकस होंगी। अगर रेटिना से आगे फोकस होगी इट इज़ कॉल्ड मायोपिया, अगर रेटिना से बिल्कुल पीछे पार फोकस होगी दिस इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, क्योंकि अब हम रेज ऑफ लाइट जो होती है ना वो 2 डायमेंशन नहीं होती, वो 3 डायमेंशन होती हैं, डिफरेंट एंगल से आ रही होती हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, कोई रे कहीं लाइट की फॉल कर रही होती है, कोई आगे कोई पीछे, कोई रेटिना के ऊपर। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लर होते हैं नियर में भी और डिस्टेंस में भी, यानी एक प्लेन में जो होती हैं वो सारी हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट है वो कन्वर्जन नहीं कर रही होती, दिस इज़ एस्टिग्मेटिज्म। तो हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म को हम कहेंगे एमेट्रोपिया, ठीक है, यानी जो हमारे पास पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो फोकस रेटिना के ऊपर नहीं हो रही। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम कहें कि करीब की नज़र जो है वो फारिग हो गई है, जो करीब ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र नहीं आते, दूर वाले जो हैं वो ठीक नज़र आते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। और इसमें होगा क्या कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो कि आई के अंदर एंटर हो रही हैं दे आर मेकिंग द इमेज बिहाइंड द रेटिना। कब? जब अकोमोडेशन जो है वो रेस्ट पे है। इसकी एटियोलॉजी हमारे पास क्या है, एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल लंबी हो जाए तो उसे कहेंगे एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। अगर कर्वेचर कॉर्निया का या लेंस का वो फ्लैट हो जाए दिस इज कॉल्ड कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि उन्होंने बेंड करना होता है, जितने ज़्यादा कर्व होंगे उतने ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव पावर होगी, उतने ज़्यादा उनके डायोप्टर्स होंगे। तो अगर वो फ्लैट हो गए तो जो इमेज है वो रेटिना के पार बनेगी। इसी तरह अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कॉर्टिकल कैटरैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल क्यूनिफॉर्म कैटरैक्ट, उसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट होती है। तो वो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो न्यूक्लियस का 1.4 होता है और कॉर्टेक्स का 1.3 होता है वो हमारे पास चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा,
ये जो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया वो होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा कम हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगी, तो जो इमेज होगी वो रेटिना के पार बनेगी। इस तरह जब क्रिस्टलाइन लेंस जो डिस्प्लेस हो जाए उसे हम कहेंगे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि लेंस ने भी 1/3 जो होती है रिफ्रैक्टिव पावर प्रोवाइड करनी होती है, अराउंड अबाउट 19-18 डायोप्टर्स। उसके अलावा ए फेकिया, ए मीन विदाउट फेकिया मीन्स लेंस, तो एब्सेंस ऑफ अगर क्रिस्टलाइन लेंस ही नहीं आँख में, दिस इज कॉल्ड ए फेकिक हाइपरमेट्रोपिया। अब नॉमेनक्लेचर में देखें तो हमारे पास टोटल हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो किसके इक्वल होता है, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया और मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। मैनिफेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, फैकल्टेटिव भी हो सकता है, एब्सोलूट भी। अब ये देखते हैं टोटल हाइपरमेट्रोपिया क्या है, लेटेंट क्या है और मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया क्या है। टोटल हाइपरमेट्रोपिया होता है कि अगर किसी आंख के अंदर हम एट्रोपिन डाल दें तो उसके बाद जो उसका रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे दैट इज़ द टोटल रिफ्रैक्टिव एरर। वो कितना है, आफ्टर कंप्लीट साइक्लोप्लेजिक विद एट्रोपिन डालकर आई जो है वो कम्प्लीटली साइक्लोप्लेजिक हो गई है, तो जितना उसका रिफ्रैक्टिव एरर आएगा दैट इज़ टोटल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दो चीज़ें ऐड होंगी, लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया भी ऐड होगा और मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया भी। लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया क्या है, it is the amount of hypermetropia which is corrected by normal physiological tone of the ciliary body। तो क्या होगा कि जो सिलरी बॉडीज़ होंगी ना वो कंट्रैक्ट करेंगी और थोड़ा सा ना लेंस का जो है वो कर्वेचर बढ़ाने की कोशिश करेंगी, लेंस के डायोप्टर्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगी, और ये वो अप टू 1 डायोप्टर हो सकता है। इसको कहेंगे हम लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा है मैनिफेस्ट, तो इसके अलावा जितना बच गया वो क्या हो गया, मैनिफेस्ट। इसमें फैकल्टेटिव भी आएगा, एब्सोलूट भी आएगा। अगर तो फैकल्टेटिव है तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, करेक्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ अकोमोडेशन। अगर एब्सोलूट है तो दिस कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ अकोमोडेशन। तो टोटल हाइपरमेट्रोपिया में क्या आएगा, लेटेंट भी और मैनिफेस्ट भी। क्लिनिकल साइंस है और इसके फीचर्स देखें तो सिम्टम्स हैं और कुछ साइंस हैं, उनको देखते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा आई स्ट्रेन। अब होता क्या है कि जो ही हमारे पास इमेज जो है रेटिना के पार बन रही है तो आई क्या करेगी, अकोमोडेटिव एफर्ट्स करेगी, कोशिश करेगी कि अकोमोडेट करे, जोर लगाए, सिलरी बॉडीज जो है वो फुल अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, जिसकी वजह से जो आईज है वो टायर्ड हो जाएंगी, फ्रंटल हेडेक होगी, वाटरिंग होगी, माइल्ड फोटोफोबिया होगा। और ये जो सिम्टम्स है ये हमारे पास मोर होते हैं एट नियर वर्क, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिफेक्टिव विजन विद आई स्ट्रेन भी हो सकता है, विदाउट आई स्ट्रेन भी। अगर तो विद आई स्ट्रेन होगा तो इसका क्या मतलब, अकोमोडेटिव एफर्ट्स हुए जा रही हैं लेकिन हाइपरमेट्रोपिया ठीक नहीं हो रहा। और अगर विदाउट ये आई स्ट्रेन है, सिर्फ डिफेक्टिव विजन, तो इसका मतलब कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा। अब होगा क्या कि क्योंकि इमेज जो है रेटिना से पीछे बन रही है तो आई अपना फुल जोर लगा रही है, ठीक है, कि ये इमेज जो है रेटिना के ऊपर बन जाए, ठीक है। उसकी वजह से क्या करेगी, आई अकोमोडेशन करेगी। अकोमोडेशन में क्या होता है, आई बॉल कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, लेंस जो है वो स्फेरिकल होता है, सिलरी मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डायोप्टर्स, ताकि आई की इंक्रीज़ हो, और प्यूपल जो है वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये अकोमोडेशन का जोर लगाई जाएगा, जोर लगाई जाएगा। इसी अकोमोडेशन का एक फ़ीचर ये भी है कि आई बॉल जो है वो कन्वर्ज होती हैं, अंदर की तरफ मुड़ती हैं। तो इस वजह से जब कोई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होगा तो वो अकोमोडेशन के लिए जोर लगाएगा तो उसकी आंखें जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगी, दिस विल कॉज कन्वर्जेंट स्क्विंट। अनकरेक्टेड हाई हाइपरमेट्रोपिया जिसमें 5+ डायोप्टर्स हमारे पास हो, उसकी ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फीचर है। साइंस में क्या आएगा, विजुअल एक्यूटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ज़ाहिर इमेज जो है ब्लर बनेगी, रेटिना के पार बन रही है। और कौन सी इमेज, इसमें सिर्फ जो होगी वो करीब की नज़र जो है वो फारिग होगी, दूर की चीज़ें जो होंगी वो ऑलमोस्ट ठीक ही होंगी। तो आई बॉल साइज़ जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। स्मॉल क्यों, क्योंकि आई बॉल छोटी होगी है, आगे से पीछे से छोटी होगी, तो इमेज जो है रेटिना के पार बन रहा है। तो कॉर्निया देखेंगे तो कॉर्निया फ्लैट आएगा, ठीक है। फ्लैट क्यों नज़र आएगा, क्योंकि उसका जो कर्वेचर है वो कम हो गया। फंडस जिसमें हम रेटिना देखते हैं, तो रेटिना में क्या मिलेगा, सूडो पेपिलरी एडीमा। पेपिला वो जो ऑप्टिक नर्व जहाँ आई के अंदर आती है, घुसती है और ऑप्टिक डिस्क बनाती है, उस ऑप्टिक नर्व के हेड को कहते हैं पेपिला। ऑप्टिक नर्व, हेड, डिस्क, इन सारे एरिया को कहेंगे पेपिला। तो सूडो पेपिलो एडीमा, उसके आसपास थोड़ा थोड़ा हमें एडीमा मिलेगा तब जब हाइपरमेट्रोपिया 5 डायोप्टर से ज़्यादा होगा। अल्ट्रासोनोग्राफी ए होता है और बी होता है। ए इज़ फॉर एक्सिल रेशो एंड बी इज़ फॉर रेटिना, विट्रस और कोरॉइड, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है आई का, उसकी डिटेल के लिए। तो इस केस में हम अल्ट्रासोनोग्राफी ए कराएंगे और एक्सिल रेशो यानी एक्सियल लेंथ है वो हमें शॉर्ट मिलेगी। डायग्नोसिस क्या है, रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो कंफर्म हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिक है। और ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो एक्सियल लेंथ जो होगी वो स्मॉल होगी।
एज के साथ साथ क्या वेरिएशन होती है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी आई बॉल छोटी होती है, उसकी रेशियो जो होती है वो भी स्मॉल होती है। तो एट बर्थ ऑल आइज आर हाइपरमेट्रोपिक, ठीक हो गया। और एक्सटेंट इसका कितना होता है, +0.25 से +3 डायोप्टर्स। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी आई बॉल थोड़ी सी लॉन्गेट होती है, जो हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, ईमेट्रोपिक होती है। और ये 6 से 7 उम्र पे ना 50% जो आइज़ होती हैं वो ईमेट्रोपिक हो जाती है। जब वो 7 साल से और बड़ा होता है उसकी आई बॉल और ज़्यादा लॉन्गेट करती है, तो मायोपिक कंडीशन हो जाती है। तो जो इमेज होती है वो रेटिना के सामने बनती है। यानी बर्थ के साथ हाइपरमेट्रोपिक हुआ, फिर 7 साल पे जो आइज़ होती हैं वो ठीक हो जाती है ये मेट्रोपिक। फिर जो और बड़ा होता है तो आई बॉल की और लेंथनिंग होती है, उसकी लेंथ जो होती है वो बढ़ती है और जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन जाता है। तो 7 सालों के बाद क्या होगा, मायोपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब सेवेरिटी क्या है हाइपरमेट्रोपिया की, लो कहेंगे जब 2 डायोप्टर्स तक होगा, ठीक हो गया, 0 से 2 डायोप्टर्स तक होगा। मॉडरेट कहेंगे जब 2 से 5 डायोप्टर्स तक होगा। और हम हाई कहेंगे जब हमारे पास 5 डायोप्टर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होगा। कॉम्प्लिकेशन क्या है, एम्ब्लायोपिया इज़ वेरी कॉमन। एम्ब्लायोपिया क्या है, इट इज़ द डिक्रीज इन द विजुअल एक्विटी, वाई, ड्यू टू ब्रेन इफेक्ट। ब्रेन दो इमेजेस को सही तरह फ्यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से विजुअल एक्विटी कम हो जाती है। एम्ब्लायोपिया का एक फीचर है कि आई बॉल्स ठीक होनी चाहिए, आंखें ठीक होनी चाहिए, कोई ऑकुलर डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ब्रेन डिफेक्ट होता है कि वो दो इमेजेस को सही तरह फ्यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से विजुअल एक्विटी कम हो जाती है। तो एम्ब्लायोपिया इज़ वेरी कॉमन। और इसके अलावा क्या होगा, हाई हाइपरमेट्रोपिया और ज़्यादा हो जाएगा, यूनिलैटरल हाइपरमेट्रोपिया। ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल भी हो सकती है, सर्जिकल भी हो सकती है। नॉन सर्जिकल में क्या करेंगे, सिर्फ कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, यानी प्लस पावर के लेंस लगाएंगे। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो भी लगा सकते हैं। छोटे बच्चों में जैसे अभी हमने बताया कि 6 से 7 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर फिजियोलॉजिकल हाइपरमेट्रोपिया होता है, क्योंकि उनकी आई बॉल्स शॉर्ट होती हैं। तो उनमें सब की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर 3 या 5 डायोप्टर से ज़्यादा उनका हाइपरमेट्रोपिया और उसके साथ साथ कन्वर्जेंट स्क्विंट भी हो, तब हम लेंस लगाएंगे छोटे बच्चों में। जो ओल्डर चिल्ड्रन होंगे, फुल करेक्शन ऑफ उसकी हाइपरमेट्रोपिया विद गुड विजन इज़ एडवाइज्ड, फुल करेक्शन उनकी करेंगे। और जो यंग एडल्ट्स होंगे को सिर्फ तब ट्रीट करेंगे जब लेस देन 3 डायोप्टर्स उनका हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो सर्जिकली में हम पीकेआर भी करा सकते हैं, लैसिक भी करवा सकते हैं और कंडक्टिव कराटोप्लास्टी भी करवा सकते हैं। पीकेआर में क्या करेंगे, जो पेरीफेरल हमारा कॉर्निया है ना, पेरीफेरल उसको स्टीप कर देंगे। तो सेंटर वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो पेरीफेरल वाला अगर स्टीप हो गया तो कॉर्निया का क्या कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हम 2 डायोप्टर्स तक का हाइपरमेट्रोपिया पीकेआर के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा लैसिक में क्या करेंगे, 4 डायोप्टर तक हम लेज़र के थ्रू जो है वो कर्वेचर वगैरह है वो चेंज कर लेंगे, 4 डायोप्टर तक हाइपरमेट्रोपिया ट्रीट कर लेंगे। उसके अलावा कंडक्टिव कराटोप्लास्टी, इसका मतलब कॉर्निया ही चेंज कर देना, ठीक है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी यूज़ करेंगे कॉर्नियल स्टोमा में, और ये हमारे पास लो टू मॉडरेट हाइपरमेट्रोपिया जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मायोपिया, जिसको कहें नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होगा कि जो दूर की नज़र है वो फारिग हो गई है, दूर की चीज़ें नहीं नज़र आनी, करीब वाली नज़र ठीक हो रही है। इसमें क्या होगा कि जो पैरेलल रेज है जो कि लाइट के अंदर एंटर होती हैं वो क्या होती हैं, रेटिना के आगे बन जाती है। क्यों, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है ना कन्वर्ज हो रही हैं, हमारे आइज़ के जितना भी स्ट्रक्चर उनके डायोप्टर्स जो है इंक्रीज़ हो गए हैं, या फिर आई लेंथ जो है ना वो लंबी हो गई है, रेटिना जो है वो पीछे चला गया है। तो इस वजह से जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है वो रेटिना के आगे बनेगी, फाइल अकोमोडेशन इज़ एट रेस्ट। तो एटियोलॉजी क्या है, अगर तो कर्वेचर इंक्रीज़ हो जाए कॉर्निया या लेंस का, यानी वो और ज़्यादा कर्व हो जाए, उनके और ज़्यादा डायोप्टर्स इंक्रीज़ हो जाए, उनकी और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाए, जिसकी वजह से हम कहेंगे दिस इज़ कर्वेचर मायोपिया। अगर लेंथ बढ़ जाएगी आई बॉल की, यानी आई बॉल इलोंगेट हो जाएगी, रेटिना जो है वो पीछे चल जाएगा, तो इमेज आगे बन जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड एक्सियल मायोपिया। उसके अलावा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो गया है लेंस का, ठीक है, जिस तरह हमारे पास न्यूक्लियर कैटरैक्ट में मायोपिक शिफ्ट होता था, ठीक हो गया, तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, इंडेक्स मायोपिया हो सकता है। और अगर क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, लेंस आगे आ गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, पोजिशनल मायोपिया होगा। अगर लेंस ही आगे आ गया तो उसने जो इमेज बनानी है वो भी थोड़ा सा रेटिना से आगे आ जाएगी। अब हमारे पास टाइप्स क्या हो सकती है, कंजेनिटल हो सकता है, सिंपल मायोपिया हो सकता है, और पैथोलॉजिकल, जिसमें कोई पैथोलॉजी होगी, कोई डीजनरेशन होगी। ये जो सबसे पहले कंजेनिटल, इसमें क्या होगा, ये बर्थ में प्रेजेंट होगा, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी होगा, ये स्टेशनरी होगा। और इट इज़ एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट स्क्विंट। क्यों, क्योंकि वो जो बच्चा होगा वो ज़बरदस्ती ज़ोर लगा रहा होगा अकोमोडेशन का, एक्टिव अकोमोडेशन जो होगी उसमें होगी, जिसकी वजह से उसकी आंखें जो होंगी ना वो ऑलरेडी स्क्विंटेड होंगी।
दूसरी टाइप होती है हमारे पास सिंपल मायोपिया। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। 5 से 10 सालों में ये स्टार्ट होगा और 20 से 25 सालों में ना इसका इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सेल्डम एक्सीड्स 6 डायोप्टर, 6 डायोप्टर से अंदर अंदर ही ना नज़र जो होगी वो कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाएगी। एंड देर इज़ नो डीजेनरेटिव चेंजेस इन द फंडस, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सिंपल मायोपिया। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। उसके बाद आएगा पैथोलॉजिकल या फिर डीजेनरेटिव मायोपिया। इसमें हमारे पास डीजनरेशन होगी। प्रोग्रेसिव मायोपिया, इट इज़ स्ट्रांगली हेरिडिटरी। जो पैथोलॉजिकल या जो डीजनरेटिव टाइप ऑफ मायोपिया है, इसके अगर पैथोजेनेसिस देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है, सबसे पहले आई बॉल की ना लेंथ बढ़ती है, एक्सियल लेंथ बढ़ती है। लेंथ हमारे पास क्यों बढ़ती है? इट इंक्रीजेज ड्यू टू द डीजनरेटिव चेंजेस इन द स्क्लेरा। स्क्लेरा में कुछ डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं। हम अगर आई बॉल की लेयर्स की बात करें तो सबसे बाहर स्क्लेरा होती है, उसके अंदर कोरोइड होती है और सबसे अंदर जो होती है वो रेटिना। तो जो सबसे बाहर जिसने पोस्टीरियर 5-6 आई का आई बॉल का जो कवर करके रखा होता है, जो उसकी प्रोटेक्टिव टफ कोट होता है स्क्लेरा, उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं। अब जब स्क्लेरा जो इसकी सबसे टफ कोटिंग थी बाहर वाली आउटर 5-6, जिसने इसको एक शेप दे के रखी हुई थी, वो डीजनरेट हो गई है। तो उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर जो है ना वो अब आई बॉल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो आई बॉल क्या होगी, बल्ज करने लग जाएगी। इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, आई बॉल पीछे से बल्ज करेगी। उसके अलावा क्या होगा, देयर इज़ डिटोरिएशन ऑफ विजन। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास चेंजेस आएंगी कोरॉइड और रेटिना में। हमने आई बॉल की बात की, सबसे बाहर स्क्लेरा, उसके अंदर कोरॉइड और उसके अंदर रेटिना। जो सबसे बाहर स्क्लेरा था उसको क्या हो गया, डीजनरेशन होगी। आई बॉल जो होगी वो पीछे से प्रोट्यूड करके इलोंगेट होगी। जो अंदर मिडल लेयर है कोरॉइड, उसमें भी चेंजेस होंगी। ठीक है, वहाँ पे न्यू वास्कुलराइजेशन होगी, कोरॉइडल वेसल्स की नई वेसल्स बनेंगी और वो वेसल्स जो होंगी ना वो उसके अंदर जो रेटिना लेयर है ना उसके अंदर घुस जाएंगी, जिसकी वजह से रेटिना में चेंजेस आएंगी, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जो होंगी ना वो चेंजेस होंगी। तो सबसे पहले चेंजेस देखते हैं ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आई के अंदर घुसती है। ठीक है, और वो अपना हेड बनाती है, डिस्क बनाती है, ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें आएगी, मायोपिक क्रीसेंट नज़र आएगा, सुपर ट्रैक्शन क्रीसेंट, वहाँ पर खिंचाव नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आई बॉल पीछे से आउट पाउच कर गई है। ठीक है, पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा होगा तो वहाँ पर ट्रैक्शन होगी, खिंचाव होगी, वी कॉल इट सुपर ट्रैक्शन क्रीसेंट। उसके अलावा क्या होगा, जो ऑप्टिक नर्व का जो हेड है, जो यानी जो डिस्क है, उसको हम कहते हैं पेपिला। तो पेरी पेपिलरी एट्रोफी, तो वो जो पेपिला है उसके साइड पे जितने टिश्यूज़ हैं उनकी एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, ब्रेक्स इन द ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन क्या बला है, हमने पढ़ा था जो कोरॉइड है उसकी ना 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली जो कि स्क्लेरा को फेस कर रही होती है, दैट इज सुप्राकोरॉइडल लैमिना। बीच वाली जो होती है वो वास्कुलर लेयर होती है, स्ट्रोमा होती है। और जो सबसे अंदर वाली कोरॉइड की लेयर होती है जो कि रेटिना को फेस कर रही होती है, दैट इज ब्रुक्स मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, इस ब्रुक्स मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं लैक्वर क्रैक्स। ये हमारे पास किस तरह येलो कलर के होंगे और ब्रांचिंग रेटिकुलर फिगर्स होंगे जो रिजेंबल करेंगे क्रैक्स इन द लैक्वर। अच्छा, यही जो क्रोइड है इसकी जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन थी ब्रुक मेम्ब्रेन, उसमें तो चलो हमारे पास क्रैक्स आ गए, लेकर क्रैक्स बन गए। अब यही जो क्रोइड है इसके अंदर नई ब्लड वेसल्स बनेंगी विच वी कॉल्ड कोरोइडल न्यू वास्कुलराइजेशन। तो न्यू वेसल्स बनेंगी, वास्कुलर ग्रोथ होगी। ये क्या करेंगी, क्रोइड जो है ना अंदर अंदर की तरफ आएंगी। क्रोइड के अंदर नीचे क्या पड़ा हुआ है, रेटिना पड़ा हुआ है। तो ये जाकर रेटिना को छेड़ेंगी। तो रेटिना रेटिना की अब हमें 2 लेयर्स पड़ा है। जो बाहर वाली होती है दैट इज़ पिगमेंटेड रेटिना, जो अंदर वाली होती है वो सेंसरी या न्यूरो रेटिनल रेटिना होती है। ठीक है, तो जो पिगमेंटेड और सेंसरी रेटिना के बीच में अगर स्पेस बन जाए दैट इज़ कॉल्ड सब रेटिनल स्पेस। तो ये जो कोराइडल वेसल्स होंगी ये कहाँ पे आएंगी, उन दोनों रेटिना को आपस में सेपरेट करेंगी सब रेटिनल स्पेस में। पिगमेंटेड रेटिना को सेंसरी रेटिना से सेपरेट करेंगी। तो अगर सेंसरी रेटिना हमारे पास पिगमेंटेड रेटिना से सेपरेट हो जाए और इन दोनों के बीच में सब रेटिनल स्पेस आ जाए, वी कॉल इट रेटिनल डिटैचमेंट। उसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, फॉस्टर फुक्स स्पॉट्स बनेंगे। ये हमारे पास क्या है, मैक्यूला। मैक्यूला के ऊपर डार्क पिगमेंटेड लीजन्स हैं। क्यों? हेमरेज और पिगमेंटेशन की वजह से। अब ये जो नई वेसल्स बनी है ये बर्स्ट कर जाएंगी, इनकी हेमरेज हो जाएगी, डार्क पिगमेंटेड लीजन्स बनेंगे मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है, रेटिना के ऊपर वो स्पेशलाइज्ड एरिया जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर हमारे पास रॉड्स कोन सेल्स हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, मैक्यूला के अंदर फर्दर फोविया और फोविया के अंदर फोवियोला होता है। तो ये जो मैक्यूला होता है जहाँ पर इमेज बनती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, डार्क पिगमेंटेड लीजन्स बनते हैं हेमरेज की वजह से। दीज आर कॉल्ड फॉस्टर फक्स स्पॉट्स। उसके अलावा क्या होगा, कोराइडो रेटिना में कोराइडो रेटिनल एट्रोफी होगी, दैट इज़ डिफ्यूज्ड यानी एक्सटेंसिव पैची।
उसके अलावा क्या होगा, स्टेफाइलोमा पोस्टीरियर। स्टेफाइलोमा क्या है, इट इज़ आउट पोचिंग ऑफ द आई बॉल ग्लोब। क्यों? क्योंकि स्क्लेरा जो है वो डिजनरेट हो गया है, जो उसकी टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग थी वो अब वीक हो गई है। उसके अलावा क्या होगा, पेरिफेरल रेटिना में होल्स आ जाएंगे, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगी, यानी सेंसिटिव रेटिना उखड़ जाएगा पिगमेंटेड रेटिना से, और इनके बीच में सब रेटिनल स्पेस आ जाएगी। और क्या होगा, डीजनरेटिव चेंजेस होंगी हमारे पास विट्रस में। किस मायोपिया की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास मेन विजन थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं वो पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा, पीछे से आउट आई बॉल जो है वो आउट पाउच कर जाएगी, कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन, कोरोइड में नई वेसल्स बन जाएगी, मैक्यूला में हेमरेज हो जाएगी, आरडी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, और ग्लैकोमा हो सकता है। टेक्निकल फीचर्स में बात करें तो ब्लर विजन होगी फॉर डिस्टेंस इमेज, दूर की जो चीज़ें होंगी वो ब्लर नजर आएंगी। हाफ शटिंग ऑफ द आइज, अब आई बॉल जो है ना वो लंबी हो गई है, ठीक है, आगे से भी लंबी और पीछे से भी लंबी, दिस इज़ मायोपिया। अब जब आगे से लंबी होगी तो वो क्या होगी, पलकों से बाहर आ जाएगी, ठीक है, जो आईलिड्स है उनके अंदर से बाहर आ जाएगी, तो जब आईलिड्स होगी वो कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे, आँख कुछ ना कुछ रह जाएगी, देयर इज़ हाफ शटिंग ऑफ द आई। अदर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमारे पास इंटरमीडिएट डाइवर्जेंट स्क्विंट या कांस्टेंट डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा। अब स्क्विंट क्यों हुआ है और ये भी डाइवर्जेंट वाला क्यों हुआ है, हमें पता है कि जो स्क्विंट होता है इट इज़ मिस अलाइनमेंट ऑफ विजुअल एक्सेस, बहंगापन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आंखें जो होंगी ना वो बाहर की तरफ, लेफ्ट वाली लेफ्ट पे, राइट वाली राइट पे बहंगापन होगा। अब होगा क्यों, क्योंकि आंख जो है हमारी मायोपिक है, उसके डायोप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हैं, यानी उनकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो होगा क्या कि वो अभी अकोमोडेटिव स्टेट में है, यानी अच्छे खासे कंट्रैक्ट कर रहे हैं उसका लेंस भी और उसका कॉर्निया भी। होगा क्या कि जो डाइवर्जेंस सेंटर है वो ब्रेन में हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और जो कन्वर्जेंस सेंटर है वो हाइपो एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अकोमोडेटिव स्टेट में, इनके डायोप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जब डाइवर्जेंस सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आंखें जो होंगी वो डाइवर्ज कर जाएंगी, बाहर की तरफ हो जाएंगी, और कन्वर्जेंस सेंटर की जब हाइपो एक्टिविटी होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कन्वर्जेंस जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो मायोपिया के साथ जो स्क्विड हमारे पास रिलेटेड हो सकता है दैट इज़ डाइवर्जेंट स्क्विंट। उसके अलावा साइंस में हमारे पास विजुअल एक्विटी जो कम हो जाएगी, आई बॉल्स जो है वो प्रोमिनेंट है, ज़ाहिर है जब वो लंबी हो जाएंगी तो प्रोमिनेंट बाहर नजर आएंगी, एंटीरियर चैम्बर जो होगा वो डीप हो जाएगा। फंडस करेंगे, फंडस में हम क्या देखते हैं, रेटिना देखते हैं। तो अगर तो सिंपल मायोपिया है तो हमें बताइए दिस इज़ नॉन पैथोलॉजिकल और दिस इज़ मोस्ट कॉमन, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। और अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो इसमें हमारे पास डी जनरेटिव चेंजेस जो होंगी प्रेजेंट होंगी। अल्ट्रासोनोग्राफी ए और बी दो होती हैं, ए इज़ फॉर एक्सियल रेशियो, एक्सियल लेंथ इसमें हम निकालते हैं, और जो अल्ट्रासोनोग्राफी बी होती है उसमें हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो रेटिना, विट्रस और कोरॉइड है उसकी डिटेल फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में हम अल्ट्रासोनोग्राफी ए करवाएंगे ताकि हमें एक्सियल लेंथ पता चले। डायग्नोसिस हम किस तरह बना सकते हैं, रिफ्रैक्शन रेटिनोस्कोपी से करेंगे तो हमें रिफ्रैक्टिव एरर मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज़ मायोपिया। अल्ट्रासोनोग्राफी ए कराएंगे तो हमें एक्सियल लेंथ जो होगी वो शॉर्ट मिलेगी, और कॉर्नियल टोपोग्राफी उसका कर्वेचर वगैरह देखेंगे तो वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल भी हो सकती है, सर्जिकल भी हो सकती है। अगर तो नॉन सर्जिकल में जाएँ तो या तो ग्लासेस लगा देंगे, कनकेव लेंस, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक हो गया। तो जो अगर चिल्ड्रन होंगे तो उनकी फुल करेक्शन जो होगी वो प्रेस्क्राइब्ड होगी, और एडल्ट्स की हमारे पास अंडर करेक्शन 1 से 2 डायोप्टर्स जो होंगे वो लेस, दैट इज़ प्रेस्क्राइब्ड। और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये हमारे पास बहुत अच्छा भी है, एंड दिस इज़ गुड कॉस्मेटिकली, ठीक हो गया, क्योंकि आपको हर वक्त एक ऐनक नहीं लगा के रखनी पड़ेगी, तो कॉस्मेटिकली दैट इज़ बेटर कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो नॉन सर्जिकल में हम कनकेव लेंस के ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस। सर्जिकल में हम क्या कर सकते हैं, आर के कर सकते हैं, पी आर के कर सकते हैं, लेसिक और लासिक कर सकते हैं। आर के जो है रेडियल कराटोटॉटमी, इसमें हम क्या करेंगे, डायमंड नाइफ यूज़ करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, कॉर्निया का जो कर्वेचर है उसको फ्लैट करेंगे। किस तरह फ्लैट करेंगे, जो पेरिफेरल कॉर्निया उसके स्लाइसिस काट देंगे, उसमें इंसिजन लगा देंगे, जिसकी वजह से 4 डायोप्टर्स तक हम करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पी आर के। इस पी आर के में हम क्या करेंगे, एक्साइमर लेज़र लेंगे, 193 नैनोमीटर उसकी वेव लेंथ होती है, और करते क्या है कि सेंट्रल कॉर्निया को सेंटर से जो है ना वो साड़ देंगे, जला देंगे, उसका एबलेट कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्निया जो फ्लैट हो जाएगा, और इस तरह हम 6 डायोप्टर्स मायोपिया करेक्ट कर सकते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म जो होगा वो अप टू 3 डायोप्टर्स करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लैसिक है,
होगा क्या कि जो एपिथेलियम शीट है उसको हम क्लीव कर देंगे। कहाँ से करेंगे? एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और फिर लेज़र अप्लाई करेंगे और एंडोथेलियल फ्लैप जो होगा उसकी रीपोजिशनिंग कर देंगे। इसमें हमारे पास फ़ायदे क्या हैं कि लो रिफ्रैक्टिव एरर है उसके लिए हम लेज़र कर सकते हैं, लेस पेन होगी, लेस हेज़ होगा, और क्विकर जो होगा ना रिहैब इसमें हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट है लैजिक। इसमें हमारे पास क्या होगा? एक फ्लैप होगा 160 माइक्रोन का, वो हम रिफ्रैक्ट करेंगे बाय केराटोम। ठीक है, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है कॉर्निया के लिए। उसके बाद लेज़र लगाएंगे और उस फ्लैप को हम रीपोजिशन कर लेंगे। ये अप टू 12 डायोप्टर्स जितना भी मायोपिया होगा करेक्ट करेगा, और एस्टिग्मेटिज्म अप टू 3 डायोप्टर्स। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं बाकी प्रोसीजर्स के ऊपर? देयर इज़ एब्सेंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड मोर रैपिड विजुअल रिहैबिलिटेशन। और हम क्या कर सकते हैं? क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। हमें पता है कि जो चीज़ें दो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रोल प्ले कर रही हैं, दैट इज़ कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया जो है 2/3 है और लेंस जो है वो 1/3 है। लेंस की डायोप्टर्स अराउंड अबाउट 18-19 के करीब होते हैं। तो अगर तो हमारे पास मायोपिया जो है वो 20 डायोप्टर से ज़्यादा है तो हम लेंस ही निकाल लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। और हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस, जिसे हम कहें फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांट। इसमें क्या करेंगे? लेंस हम डाल देंगे पोस्टीरियर चैम्बर में, बिहाइंड द आइरिस, इन फ्रंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस के आगे हम क्या करेंगे? एक कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो लगा देंगे बिहाइंड द आइरिस, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय द सल्कस। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर होगी वो कितनी होगी? 3 से 20 डायोप्टर्स होगी, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कोलाजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ए स्टिग्मेटिज्म। ए स्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट नॉर्मली जब आई के अंदर आती थी तो उन्हें क्या करना चाहिए था कि रेटिना के ऊपर एक ही इमेज बनानी चाहिए थी, एक पॉइंट ऑफ फोकस के ऊपर सबको कन्वर्ज हो जाना चाहिए था, इमेज बननी चाहिए थी। वो पॉइंट जो होता है वो मैक्यूला होना चाहिए था। लेकिन ए स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं, आई के अंदर एंटर होती हैं, वो एक से ज़्यादा पॉइंट फोकस बना देती हैं, ढेर सारे। ठीक है, कोई इमेज कहीं बनेगी, 2 पॉइंट फोकस भी हो सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जो 2 पॉइंट फोकस के दरमियान जो 2 डिफरेंट इमेजेस रेटिना के ऊपर बन रही हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे फोकल इंटरवल या स्टर्म्स कोनॉइड। अब होता क्या है कि जो लाइट एंटर होती है ना, वो एक एक्सिस से नहीं होती, वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, कोई कॉर्निया के ऊपर से भी आएगी, कोई नीचे से आएगी, कोई लेफ्ट से आएगी, कोई राइट से आएगी, कोई सेंटर से आएगी। ठीक है, कोई टॉप राइट से, कोई लेफ्ट राइट से, कोई टॉप बॉटम से। ठीक है, तो इस तरह हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में, हर डायमेंशन में जो लाइट होगी ना वो कॉर्निया के अंदर एंटर होगी, और इन सब को कन्वर्ज हो जाना चाहिए था रेटिना के ऊपर, लेकिन वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ है? एक पॉइंट ऑफ फोकस नहीं बन रहा। अब नॉर्मली जो हमारे पास मायोपिक या जो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं उनकी जो लेंस करेक्शन होती है वो कौन सी होती है? उनकी स्फेरिकल लेंस लगाते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म में हम साइलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? रिफ्रैक्टिव पावर जो होगी कॉर्नियल लेंस की वो सेम नहीं होती, जिसकी वजह से कि जो हमारे पास इमेज बनती है वो डिफरेंट बनती है इन डिफरेंट मेरिडियंस। मेरिडियंस मीन्स डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट एंगल्स। ठीक हो गया? तो सपोज हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स बने हैं और वो जो सेपरेट होंगे, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंट है डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल इंटरवल या फिर स्टर्म्स कोनॉइड। तो एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का क्या मतलब? जब जो मेरिडियंस हैं वो हमारे पास राइट एंगल पे एक दूसरे के बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऊपर से रे आई और एक नीचे से रे आई, ऐसी बात है। एक हॉरिजॉन्टल आ गई, एक वर्टिकल आ गई, और इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। ये 2 मेरिडियंस जो हैं आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे, वी कॉल इट रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो फिर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो चेंज हो जाएगी डिफरेंट मेरिडियम में, जिसकी वजह से इरेगुलर कॉर्निया का कर्वेचर बनेगा, एंड देयर इज़ नो ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ फोकस। ठीक है, कोई रे कहाँ बजेगी, कोई आगे बजेगी, कोई पीछे बजेगी, मल्टीपल फोकस होंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा होंगे। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में मेरिडियंस जो 2 थे वो एक दूसरे के राइट एंगल पे थे। ये विद द रूल भी हो सकते हैं, अगेंस्ट द रूल भी हो सकते हैं, और ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म भी। अगर विद द रूल बात करें तो जो वर्टिकल मेरिडियन है वो कर्व्ड होगा, और इसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो कनकेव साइलेंड्रिकल लेंस होगी। और अगर अगेंस्ट द रूल बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होगा वो कर्व्ड होगा, और इसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो कन्वेक्स साइलेंड्रिकल लेंस होगी। और अगर ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो जो 2 हमारे पास मेरिडियंस थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होंगे। ठीक हो गया? देर आर नॉट हॉरिजॉन्टल, देर आर नॉट वर्टिकल, बट दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो इसमें अब हमारे पास रेगुलर स्टिग्मेटिज्म है तो इसमें सिंपल भी आएगा, कंपाउंड भी आएगा, मिक्स भी आएगा। अगर सिंपल ए स्टिग्मेटिज्म की बात करें तो उसमें सिंपल मायोपिक आएगा
और सिंपल हाइपरमेट्रोपिक। सिंपल मायोपिक का मतलब है कि एक मेरिडियन जो है वो मायोपिक है, यानी रेटिना के आगे इमेज बना रहा है, और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या कर रहा है, रेटिना के ऊपर इमेज बना रहा है। एक रेटिना के ऊपर और एक मायोपिक है। दिस इज सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि जो दो मेरिडियंस होंगे इनमें से एक तो रेटिना के ऊपर बनाएगा इमेज, जो दूसरा मेरिडियन है वो रेटिना से पार बनाएगा, वो हाइपरमेट्रोपिक होगा। तो दिस इज सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ये तो थी दो सिंपल की टाइप। अब कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, कंपाउंड हमारे पास मायोपिक भी हो सकता है और कंपाउंड हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक भी। अगर कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है तो इसका मतलब कि जो जो हमारे पास दोनों मेरिडियंस थे ना, वो दोनों के दोनों रेटिना के आगे इमेज बनाएंगे, दिस इज कंपाउंड मायोपिक। और अगर वो जो दो मेरिडियंस थे वो दोनों के दोनों रेटिना के पार बियॉन्ड द रेटिना इमेज बनाए, दिस इज कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। उसके अलावा एक मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसमें क्या होगा कि जो दो मेरिडियंस थे उनमें से एक जो मायोपिक होगा, दूसरा हाइपरट्रोपिक होगा। रेटिना के ऊपर कोई भी नहीं फॉल करेगा। तो वन मेरिडियन फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना विच इज़ मायोपिक एंड द अदर मेरिडियंस फॉल्स बिहाइंड द रेटिना विच इज़ हाइपरमेट्रोपिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसमें अब क्या होगा, देयर इज इरेगुलर चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव पावर इन डिफरेंट मेरिडिया। ठीक है, यानी कॉर्निया या लेंस वो इरेगुलरली उनकी रिफ्रैक्टिव पावर जो होगी वो चेंज हो जाएगी और डिफरेंट मेरिडिया में। क्यों? ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन कॉर्नियल कर्वेचर। और इसकी वजह से कोई हमारे पास पेट या कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल फिगर जो होगा या फिर फोकस जो होगा वो रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा। कोई जो इमेज होगी आगे बनेगी, कोई पीछे बनेगी, कोई इधर बनेगी, कोई ऊपर बनेगी। ठीक है, एक से ज़्यादा मेरिडिया या एक से ज़्यादा प्लेन जो वो हो सकते हैं। उसके अलावा एटियोलॉजी क्या है, एस्टिग्मेटिज्म होता क्यों है, बिकॉज देयर इज चेंज इन कर्वेचर ऑफ मेरिडिया ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया के जितने भी मतलब प्लेन्स कह सकते हैं मेरिडिया है, और अप डाउन लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट। ठीक है, जितने भी हमारे एरियाज़ हैं या मेरिडियाज हैं उनमें क्या होगा, कर्वेचर डिफरेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास केराटोकोनस आ सकता है जिसमें कॉर्निया आगे बल्ज करेगा, कॉर्नियल इंजरी हो सकती है। लेंस में कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल लेंटिकोनस, लेंस जो है वो बल्ज करेगा। इसके अलावा डिसेंटरिंग ऑफ द लेंस, लेंस जो है वो सेंटर से इधर उधर हो गया। ठीक है, उसका सेंटर जो है फारिग हो गया है। इसके अलावा चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। क्यों? कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या नज़र आएंगे, इसमें विजन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेटिना के ऊपर ठीक तरह से इमेज बन ही नहीं रहा, सारे जो मेरिडियन है वो एक जगह फ्यूज़ कर ही नहीं रहे। उसके अलावा एस्थेनोपिक सिम्टम्स, सर दर्द होगा। ठीक है, आई स्ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली आई जो है वो अकोमोडेटिव एफर्ट्स में है, वो कोशिश कर रही है कि अकोमोडेट किया जाए। उसके अलावा क्या होगा, हाफ क्लोजर ऑफ द आईलिड, यानी पिन होल इफेक्ट अगर करें टू अचीव गुड विजन। अगर हम आंख जो है वो आधी बंद करें तो उसकी वजह से हमें गुड विजन जो है वो नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जो पेरीफ्री का कॉर्निया होगा वो जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ से लाइट पास नहीं करेगी। लाइट सिर्फ सेंटर से पास करेगी, थोड़े मेरिडिया में से पास करेगी, थोड़े प्लेन में से पास करेगी, और वही जो होगी ना वो शार्प इमेज बना देगी। तो हाफ क्लोजर ऑफ द आईलिड यानी पिन होल इफेक्ट अगर करें तो इससे हमें गुड विजन जो है अचीव हो सकती है। फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ऑप्टिक डिस्क के ऊपर क्या नज़र आएगा, ऑब्लिक या ओवल अपीयरेंस नज़र आएगी। एम्ब्लायोपिया में बी प्रेजेंट, इट इज़ द डिक्रीज इन द विजुअल एक्विटी ड्यू टू द ब्रेन डिफेक्ट। ब्रेन जो है वो सही तरह फ्यूज़ नहीं कर सकता, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है, आइज जो है वो उनकी कोई ऑकुलर डिजीज़ नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्लायोपिया। डायग्नोसिस में क्या आएगा, रेटिनोस्कोपी देखेंगे, इससे हमें रिफ्रैक्टिव एरर नज़र आएगा। कैरेटोमेट्री देखेंगे कि कौन सी जगह कॉर्निया की स्टीप है, कौन सी जो फ्लैट है। ठीक है, इस तरह हमें ये, क्योंकि जो लाइट है वो डिफरेंट मेरिडिया में आ रही है, डिफरेंट प्लेन से, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हिट होकर एक इमेज नहीं बना रही। हो सकता है कॉर्निया की एक साइड जो वो स्टीप हो, दूसरी साइड जो फ्लैट हो। कॉर्नियल टोपोग्राफी करेंगे, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है कॉर्निया की शेप के बारे में। एस्टिग्मेटिक फ़ैन हम उसको यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए। ट्रीटमेंट में हमारे पास नॉन सर्जिकल भी है, सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में हमने बताया कि साइलेंड्रिकल लेंस लगते हैं सिंपल एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए। कंपाउंड और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म को कैसे करेक्ट करेंगे, सफेरो सिलेंड्रिकल लेंस में सफेरिकल भी होंगे और साइलेंड्रिकल लेंस भी होंगे। उसके अलावा हम हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस भी है वो यूज़ कर सकते हैं। दे में करेक्ट ऑल
2 to 3 डायोप्टर्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। उसके अलावा सर्जिकल अप्रोचेज़ में हमारे पास लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन है, यानी हम लिम्बस के ऊपर एक इंसिजन लगा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कर्वेचर जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक हो गया। वो जो कट्स हैं, जो इंसिजन है वो रिलैक्सिंग है, तो वो क्या करेंगे, कर्वेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, प्लस साइलेंड्रिकल पावर्स जो होंगी वो दे देंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सूचर्स लगाएंगे टू इंक्रीज द कर्वेचर एट अ गिवन आर गिवन एट द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ प्लस साइलेंडर। उसके अलावा क्या करेंगे, फोटो रिफ्रैक्टिव कैरेटेक्टमी करेंगे। ठीक है, इससे हम 3 डायोप्टर्स तक का जो है एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करेंगे। लैसिक और लासिक जो होंगे ये हम करेक्ट करेंगे। लैसिक जो है वो 3 डायोप्टर्स और लासिक जो है वो 5 डायोप्टर्स तक एस्टिग्मेटिज्म करेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आइज़ जो है अपना रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो चेंज करती हैं ताकि वो नियरली ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह क्लियरली फोकस करें। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर से करीब करीब आएगा, आंखों के पास आएगा, तो आंखें क्या करेंगी, कन्वर्ज होंगी। उसका जो लेंस है उसके डायोप्टर्स बढ़ेंगे, सिलरी मसल जो है कंट्रैक्ट करेंगे, लेंस जो है स्फेरिकल होगा। उसके अलावा और क्या होगा, प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा। इस सब को हम कहेंगे कि अकोमोडेट है। आइज़ अपना रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो चेंज कर रही हैं, अपने डायोप्टर्स बढ़ा रही हैं। क्यों, ताकि फोकस कर सकें ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली। अब इसकी अगर हमारे पास एनॉमलीज़ होगी, कोई अब नॉर्मलिटीज़ हैं अकोमोडेशन की, तो क्या हो सकती हैं, प्रेस बायोपिया, ये फिजियोलॉजिकल इंसफिशेंसी होती है अकोमोडेशन की। एज के साथ साथ जैसे बंदा बुढ़ा हो जाता है ना, तो जो लेंस की इलास्टिसिटी है क्रिस्टलाइन लेंस की, वो फारिग होती जाती है, जिसकी वजह से लेंस जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करता। तो अगर दूर से ऑब्जेक्ट आंख के करीब आएगा तो लेंस के डायोप्टर्स इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक हो गया, इसको कहेंगे प्रेस बायोपिया। उसके अलावा इनसफिशेंसी हो सकती है अकोमोडेशन की। ये क्यों है, इसमें सिलरी मसल्स जो हैं वो वीक हो सकते हैं, एनीमिया, टॉक्सीमिया, माल न्यूट्रिशन वगैरह, या प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा, ये रीजंस हो सकती हैं। उसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन के पैरालिसिस क्यों हो गए, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स होंगी, डिफ्थेरिया टॉक्सिन्स हो गए, डायबिटीज़, अल्कोहल या थर्ड नर्व पाल्सी, इसकी वजह से पैरालाइज हो जाएंगी, आइज जो है वो अकोमोडेट नहीं करेंगी। उसके अलावा स्पाज्म हो सकता है अकोमोडेशन का, ये किस में हो सकता है, मायोटिक ड्रग्स में होगा। कि नेक्स्ट हमारे पास प्रेस बायोपिया, ये क्या है, इट इज़ फिजियोलॉजिकल इंसफिशेंसी। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है। इसमें होगा क्या, इनसफिशेंसी ऑफ अकोमोडेशन। आइज़ जो है ना वो अकोमोडेट नहीं करेंगी। 40 साल के बाद आइज़ अकोमोडेट करना छोड़ देंगी। क्यों, क्योंकि जो लेंस है क्रिस्टलाइन जो है उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो गई है। बंदा अब जो है वो बुढ़ा हो गया है। ठीक है, उसका जो लेंस है वो, उसकी इलास्टिसिटी जो है फारिग हो गई है, लेंस जो है वो स्फेरिकल हो ही नहीं रहा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर से करीब आएगा, पास आएगा, तो क्या होगा, अकोमोडेशन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ विजन फॉर द नियर वर्क नहीं होंगे। लाइक सुई में धागा डालना, ये काम नहीं होंगे। स्मॉल प्रिंट्स वगैरह पढ़ना, ये काम नहीं हो सके। सो देर इज़ फिजियोलॉजिकल इंसफिशेंसी ऑफ अकोमोडेशन। एटियोलॉजी क्या है, एडवांसिंग एज है, इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन अकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। लेंस नहीं सही तरह हमारे पास सफेरिकल होता है। ठीक है, जो हम अकोमोडेट करते हैं ना, तो लेंस जो है वो और ज़्यादा गोल हो जाता है, उसके रिफ्रैक्टिव पावर्स जो इंक्रीज़ होते हैं, उसके डायोप्टर्स इंक्रीज़ होती है। तो ये सीन जो होगा वो फारिग हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज देयर इज़ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर बट अ फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, ये नॉर्मली एज के साथ साथ नॉर्मल फंक्शन है, फिजियोलॉजी है। ऑनसेट क्या है, अगर तो ई मेट्रोप है, बंदे को कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो ये 40 के राउंड स्टार्ट होगा। अगर बंदा हाइपर मेट्रोपिक है, कि जो उसका इमेज है वो रेटिना के पार बन रहा है, तो इट स्टार्ट्स बिफोर 40। और अगर मायोपिक है, बंदे का ऑलरेडी डायोप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हैं, तो ये थोड़ा लेट जो है वो स्टार्ट होगा आफ्टर 40। तो सिम्टम्स में हमारे पास क्या आएगा, डिफ़िकल्टी इन नियर वर्क सच एज रीडिंग स्मॉल प्रिंट्स या थ्रेडिंग अ नीडल, ये काम नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, एस्थीनोपिक सिम्टम्स आएंगे हमारे पास। आई स्ट्रेन होगा, सर दर्द होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज देयर इज़ फटीग ऑफ द सिलरी मसल्स। वो बेचारे जोर लगाई जा रहे हैं लेकिन अकोमोडेशन है वो हो नहीं रही। क्यों, क्योंकि लेंस का क्रिस्टलाइन और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो फारिग है। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं। मीन टू से कि अगर लेंस जो हो गया वो सेक्लोरोज हो गया, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, लेंस जो है वो इमेज को सही तरह कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो इमेज को सही तरह कन्वर्ज करें। आइसोमीट्रोपिया, आइसो मीन सेम, तो इट इज़ द ऑप्टिकल स्टेट ऑफ आई वेयर बोथ आइज हैव इक्वल रिफ्रैक्शन। ठीक है, दोनों आइज में रिफ्रैक्शन इक्वल है, इनमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर का कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि एक आई हाइपरमेट्रोपिक है दूसरी मायोपिक है, दे हैव इक्वल रिफ्रैक्टिव पावर्स, दिस इज आइसोमेट्रोपिया।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एनआइसोमीट्रोपिया। ठीक है, एनआइसो मीन्स डिफरेंट है। इट इज़ द ऑप्टिकल कंडीशन इन विच द टू आइज हैव अनइक्वल रिफ्रैक्टिव पावर। एक आई का रिफ्रैक्टिव पावर और है, दूसरी आई का रिफ्रैक्टिव पावर और है, इनमें डिफरेंस आ गया, वी कॉल इट एनआइसोमीट्रोपिया। एनआइसोमीट्रोपिया। अब सिवेरिटी ऑफ एनआइसोमीट्रोपिया, अगर तो छोटा सा रिफ्रैक्टिव एरर का इनका डिफरेंस है ना, दैट इज़ ऑफ नो कंसर्न। अगर डिफरेंस हमारे पास एक डायोप्टर का आ गया, यानी दोनों आंखों के दरमियान एक डायोप्टर का डिफरेंस बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, 2% डिफरेंस आएगा दोनों रेटिनल इमेजेस में। यानी एक आंख अपनी रेटिनल इमेज बना रही है, दूसरी आंख अपनी रेटिनल इमेज बना रही है, और इन दोनों आंखों का रिफ्रैक्टिव एरर का डिफरेंस 1 डायोप्टर है। तो ये जो दो डिफरेंट रेटिनल इमेजेस बन रही है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2% आएगा। इसी तरह अगर 2.5 डायोप्टर का डिफरेंस है, एनाइसोमेट्रोपिया है, तो रेटिनल इमेजेस का डिफरेंस कितना आएगा, 5%। ये भी हम टॉलरेट कर लेंगे। इस तरह 2.5 से लेकर 4 डायोप्टर्स तक का हम जो है वो डिफरेंस वो हम टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा हमारे पास एनाइसोमेट्रोपिया हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, 8% डिफरेंस आएगा दोनों रेटिनल इमेजेस में, दैट इज़ नॉट टॉलरेटेड। और इसकी वजह से क्या होगा, डिप्लोपिया, दो दो हमें तस्वीरें नज़र आने लग जाएंगी। एक आंख जो है वो अपनी बना रही है, दूसरी आंख जो है वो अपनी। अब एनाइसोमेट्रोपिया की अगर टाइप्स देखें तो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है, मिक्स्ड भी हो सकती है। सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया का एक मतलब है कि एक आई जो है वो नॉर्मल है, उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, ना वो मायोपिक है, ना वो हाइपरमेट्रोपिक है, ना वो एस्टिग्मेटिक है। ठीक है, वो आई जो है वो नॉर्मल है। और जो दूसरी आई है, या वो मायोपिक है या वो हाइपरमेट्रोपिक है। दिस इज सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया। कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में क्या होगा कि दोनों आंखें हैं, ठीक है, वो या तो हाइपरमेट्रोपिक हैं, दोनों की दोनों, या दोनों की दोनों मायोपिक हैं। ठीक हो गया, और उन दोनों के दरमियान हमारे पास रिफ्रैक्टिव जो है वो डिफरेंस आ रहा है, वी कॉल इट कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया। तीसरा आएगा मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा, एक आंख मायोपिक होगी, दूसरी आंख हाइपरमेट्रोपिक होगी, और इनकी वजह से इन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव पावर है, जो डायोप्टर्स हैं, उनका डिफरेंस आ जाएगा, वी कॉल इट मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया। इसके बाद अगर इफ़ेक्ट्स देखें एनाइसोमेट्रोपिया का, तो अगर तो हमारे पास 3 डायोप्टर से कम रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है, तो उसकी वजह से सिंपल बाइनोकुलर विजन जो है वो मेंटेन हो जाएगी, ब्रेन जो होगा वो नॉर्मली फ्यूज़ कर देगा, दोनों इमेजेस को इग्नोर कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक आंख में बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है, और बच्चे की एज जो है वो 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स का मतलब है अभी उसका ब्रेन जो है वो सही तरह डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्ब्लायोपिया होगा, यानी विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन का डिफेक्ट है, ब्रेन ने दोनों आंखों को सही तरह फ्यूज़ नहीं किया। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, एनाइसिकोनिक ग्लासेस, एनाइसिकोनिया होता है हमारे पास। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों आंखों के ऊपर अनइक्वल साइज और शेप की इमेजेस बने, तो एनाइसिकोनिक ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, इंट्राओकुलर लेंस की इम्प्लांटेशन कर लेंगे, या फिर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी, या फिर रिमूवल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये इसकी ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट इज़ एन आई सी कोनिया। ये क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब हमारे पास दो आंखें हैं, एक आंख अपनी इमेज बना रही है, दूसरी आंख अपनी इमेज बना रही है। वो जो दो इमेजेस बन रही हैं आंखों की, वो अनइक्वल हैं, साइज़ में भी, शेप में भी। तो अगर इन दोनों इमेजेस का आपस में डिफरेंस 5% तक आ गया है, तो ब्रेन उसको इग्नोर कर देगा, एडजस्ट कर लेगा, खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर लेगा, और एक सिंगल इमेज के तौर पर उसको परसीव कर लेगा। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, दो दो चीज़ें, दो दो हमें इमेजेस जो होंगे वो नज़र आएंगे, और सिंगल जो बाइनोकुलर विजन है वो हमारे पास मेंटेन नहीं हो सकती। ट्रीटमेंट क्या है, एनाइसिकोनिक ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज कर सकते हैं, या फिर इंट्राओकुलर लेंसेज, या फिर अदर रिफ्रैक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट aniconia, which is a condition where images of the two eyes are unequal in size and shape.